प्यारे देशवासियों, 62वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मैं देश के कोने कोने में बसे हुए तथा विदेशों में रहने वाले आप सभी भारतीयों का अभिनंदन करती हूँ। हमारी सीमाओं की रक्षा में तैनात सशस्त्र सेनाओं और अर्धसैनिक बलों तथा आंतरिक सुरक्षा बलों के जवानों को मैं विशेष रूप से शुभकामनाएं देती हूँ। मैं राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में योगदान के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग के सभी नागरिकों को भी बधाई देती हूँ। हमारे देश के इतिहास में 26 जनवरी का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जब हम ऐसे आजाद भारत की स्थापना का उत्सव मनाते हैं जो कि न्याय तथा समानता के सिद्धांतों पर स्थापित गणतंत्र है। आज के दिन हम ऐसा देश प्रदान करने के लिए अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान तथा अपने राष्ट्र निर्माताओं के कार्यों को कृतज्ञता से याद करते हैं। जहां हमारी गरिमा तथा स्वतंत्रता की गारंटी संविधान के अंतर्गत दी गई है, यह एक ऐसा अवसर भी होना चाहिए जब हम खुद को सौहार्द, शांति तथा भाईचारा कायम रखने के लिए फिर से समर्पित करें। सबसे अधिक यह समय इसके आत्म मूल्यांकन का है कि हमारी यात्रा अभी तक कैसी रही है तथा हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। हमारी उपलब्धियों का श्रेष्ठ सबसे पहले हमारे देश के करोड़ों पुरुषों और महिलाओं की हिम्मत तथा उनकी समर्पित कड़ी मेहनत को जाता है। हम भारत के बढ़ते प्रभाव तथा उसके निरंतर आर्थिक विकास के साक्षी हैं, जिसके कारण अधिक से अधिक लोगों को खुशहाली प्राप्त हुई। हमें अपनी सफलता पर गर्व है, लेकिन अभी कई जरूरी कार्य पूरे किए जाने बाकी है। खासकर हमारे देश के निर्धन तथा वंचित तबके के लोगों के सशक्तिकरण का वायदा, जिससे कि यह लोग भी राष्ट्र के विकास में भागीदार बन सके। प्यारे देशवासियों, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता से ऐसे आदर्श और मूल्य प्राप्त हुए हैं जिन्होंने हमें मानवीय अनुभवों तथा चिंतन की समृद्ध विरासत प्रदान की है। हमारी प्राचीन संस्कृति में सभी इंसानों के एक ही मूल से होने, आपस में तथा प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर रहने तथा ज्ञान और सत्य की खोज जैसी संकल्पनाओं को प्रमुखता दी गई है। इन्हीं विचारों ने हमारी आज़ादी के आंदोलन को प्रेरणा प्रदान की और आज़ादी के बाद इनको हमारे संविधान में सहज प्रतिध्वनि मिली। इस देश के नागरिक होने के नाते यह हम में से हर एक का कर्तव्य और दायित्व है कि हम यह दिखाएं कि इन सिद्धांतों से हमें एक महान देश का निर्माण करने की प्रेरणा तथा शक्ति प्राप्त हुई। तथापि यह एक सच्चाई है कि ऐसा कोई भी समाज नहीं हो सकता जिसे समय की बदलती जरूरतों से निपटने के लिए खुद को विकसित करने की जरूरत न पड़े, और नहीं ऐसा कोई देश हो सकता है जिसे चुनौतियों का सामना न करना पड़ा हो। भारत के हिस्से में भी कई समस्याएं, अड़चनें, दबाव तथा कठिनाइयां आई है। हम इनसे बचकर नहीं निकल सकते या इनकी अनदेखी नहीं कर सकते, परंतु हमें विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हुए मिलजुल कर इनका समाधान खोजना होगा। किसी भी देश की ताकत का आकलन उसके सामने मौजूद चुनौतियों से नहीं, वरन इस बात से होता है कि उसने इनका जवाब किस ढंग से दिया। खासकर तब जबकि देश एक महत्वपूर्ण दौर तथा निर्णायक मोड़ पर खड़ा हो। अगले दशक के दौरान हम अपनी इस बढ़त से फायदा उठाने तथा अपनी कमियों को दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठाते हैं, इससे ही हमारे देश के भविष्य का निर्माण होगा। जब भी अपने कार्य की दिशा में सुधार जरूरी हो, उसमें बिना हिचक और तत्काल सुधार किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय लक्ष्यों के संबंध में राष्ट्रीय आम राय होनी चाहिए। इन लक्ष्यों में से कुछ लक्ष्य जैसे कि गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण, स्तरीय शिक्षा की प्राप्ति और किफायती स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता मानव संसाधन विकास के लिए जरूरी है। इसके अलावा नागरिक जीवन में अनुशासन और समर्पण तथा निष्ठा से कार्य करने में
जनता की तत्परता का बहुत सकारात्मक प्रभाव हो सकता है। प्यारे देशवासियों, हमारी सबसे शानदार उपलब्धियों में से एक लोकतंत्र के प्रति हमारी दृढ़ निष्ठा रही है। भारत की जनता ने हर बार चुनावी प्रक्रिया में भाग लेकर अपनी आस्था जताई है। हमारे लिए लोकतंत्र विश्वास का प्रतीक है और न केवल हमारे गणतंत्र के मूल स्तंभ के रूप में, बल्कि हमारी स्वतंत्रताओं की गारंटी के रूप में भी दोनों नजरियों से महत्वपूर्ण है। इसकी निरंतरता भारत की पहचान के लिए जरूरी है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और बहुत सी विषमताओं के बावजूद सुव्यवस्थित ढंग से संचालित हो रहा है। हमें न केवल लोकतांत्रिक संस्थाओं और इसकी प्रक्रियाओं को मजबूती देनी होगी, वरन जाने अनजाने में किए गए ऐसे किसी भी कार्य से बचना होगा जिससे लोकतंत्र कमजोर पड़ता हो अथवा जो लोकतंत्र के लिए हानिकारक हो। हमारे देश की संसद जनता की संप्रभु इच्छा शक्ति का प्रतीक है तथा इसका सफलतापूर्वक संचालन सरकार और विपक्ष दोनों ही पक्षों के संयुक्त जिम्मेदारी है। यह बहुत ही जरूरी है कि सभा की मर्यादा तथा गरिमा हर समय बनाई रखी जाए। जनता के बीच संसद की छवि एक ऐसी संस्था की होनी चाहिए जहां रचनात्मक सहयोग की भावना के साथ मुद्दों का समाधान खोजने के लिए कार्यवाहियां, चर्चा तथा विचार विमर्श होते रहें। यदि ऐसा नहीं होता तो लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जनता के भरोसे पर असर पड़ सकता है और हताशा की भावना पैदा होती है, जिसे किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे लोकतांत्रिक संस्थाएं असफल होती है। इसलिए लोकतांत्रिक संस्थाओं में भागीदारों के बीच विचार विमर्श लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। अब समय आ गया है कि हम अपने सामाजिक परिवेश पर भी बारीकी से नजर डालें। क्या समाज का अपराधीकरण बढ़ रहा है? क्या एक दूसरे के प्रति उदासीनता की भावना में वृद्धि हो रही है? क्या हम इतना अधिक भोगवादी, संकुचित तथा बेपरवाह हो गए हैं कि हमें अपने कार्यों से अपने भाइयों, समाज अथवा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों की जरा भी चिंता नहीं है? यह अत्यंत ही क्षोभ तथा चिंता का विषय है कि मात्र कुछ पैसों के लिए किसी व्यक्ति की हत्या हो जाए अथवा कोई महिला इसलिए बलात्कार की शिकार हो जाए क्योंकि उसने छेड़छाड़ का विरोध किया था, अथवा संयम की कमी के कारण किसी छोटी सी बात पर एकदम से बहुत बड़ा झगड़ा खड़ा हो जाए। इसी तरह शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग के मामले भी चिंताजनक है। रैगिंग हिंसा है। यह ऐसा जघन्य कृत्य है जिसे सहन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके कारण माता पिता और देश को बेहद क्षति पहुंचती है। ऐसी घटनाओं से हमारे सामाजिक ताने बाने को बहुत नुकसान पहुंचता है। इसलिए ये जरूरी है कि सामाजिक सौहार्द तथा समरसता के हित में इस तरह की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखा जाए। मैं अपने देशवासियों से आग्रह करती हूं कि वे कभी भी हिंसा का सहारा न लें। हमारे देश ने अहिंसा तथा सत्य के उत्तम मार्ग का अनुसरण करते हुए आजादी प्राप्त की। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी यात्रा में भी हमें इसका पालन करते हुए नैतिक शक्ति का प्रदर्शन करना होगा। समाजों की तरक्की तब सही दिशा में होती है जब उनके सदस्य सकारात्मक परिवर्तन लाने तथा सामाजिक बुराइयों को खत्म करने की दिशा में प्रयास करते हैं। मैंने वर्ष 2008 में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अपने प्रथम संबोधन में सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को नैतिक मूल्यों तथा सामाजिक न्याय का ध्यान रखते हुए किए जाने की जरूरत के बारे में बात की थी। मैं फिर से निष्ठा, ईमानदारी, सदाचरण तथा उच्च मूल्यों के महत्व पर जोर देना चाहूंगी, जो कि हमारी संस्कृति द्वारा प्रदान किए गए हैं। हमारे देश के युवाओं को इस विरासत को आगे लेकर जाना होगा। देश के भविष्य के निर्माताओं के रूप में उन्हें मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करते हुए शिक्षित करना, उनके चारित्रिक विकास के लिए
सबसे ज्यादा जरूरी है। कहा जाता है कि बच्चे जब छोटी उम्र में होते हैं तो उनका पहला शिक्षक उनकी माता तथा दूसरा शिक्षक प्राथमिक स्कूल का शिक्षक होता है। बच्चों की रचनात्मक उम्र में इन दोनों का स्थायी प्रभाव पड़ता है। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक अच्छा कार्य कर रहे हैं, परंतु हमें शिक्षकों की अनुपस्थिति की दर कम करने और शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा शिक्षा की गुणवत्ता संबंधी मुद्दों का लगातार आकलन करना चाहिए। इसके साथ ही जनजातीय तथा सुदूर इलाकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े समुदायों को सुविधा प्रदान करने के लिए हमारे विशेष प्रयासों में भी तेजी आनी चाहिए। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि शैक्षिक प्रतिस्पर्धा में समान अवसर उपलब्ध कराए जाएं, जिससे कि समाज के सभी वर्गों के विद्यार्थी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रबंधन संस्थान जैसे उच्च संस्थानों में प्रवेश ले सके। प्यारे देशवासियों, एक राष्ट्र के रूप में हमारा लक्ष्य है तरक्की करना और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना। गरीबी उन्मूलन तथा समाज के पिछड़े और वंचित लोगों के उत्थान के समावेशी विकास का हमारा लक्ष्य तभी प्राप्त हो सकता है जब हमारे कार्यों में सामाजिक जागरूकता हो और उनमें संवेदनशीलता भी हो। हमारा लक्ष्य सुशासन तथा जनकेंद्रित प्रशासन प्रदान करना है। इसमें जनसेवा के क्षेत्र में संवेदनहीनता तथा लापरवाही को स्वीकार नहीं किया जा सकता। लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास तेज करने वाली योजनाओं और कार्यक्रमों में ही और अधिक पारदर्शिता तथा जवाबदेही निर्धारित करनी होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के प्रयासों से भविष्य का उत्पादक मानव संसाधन तैयार होगा। शहरी और ग्रामीण विकास की योजनाओं से हमारे शहर और गांव जीवन यापन करने के लिए अच्छे पर्यावास बन पाएंगे। महिलाओं, युवाओं, बालिकाओं के लिए और अलग तरह से सक्षम तथा समाज के उपेक्षित वर्गों के लिए कार्यक्रम चलाने से वे अवसरों का लाभ उठा पाएंगे तथा भविष्य का सामना विश्वास के साथ कर सकेंगे। हमें अनाथ तथा निराश्रित बच्चों, उम्रदराज लोगों तथा असहायों की समस्याओं पर भी कार्य करने की जरूरत है। कल्याण योजनाओं की सफलता के लिए विकास निधियों की पूरी राशि लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचनी चाहिए। भ्रष्टाचार विकास तथा सुशासन का शत्रु है। इसमें फंसे रहने के बजाय यह जरूरी है कि हम इसके ऊपर उठें और भ्रष्टाचार से और अधिक प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रणाली में बदलाव लाने पर गंभीरता से विचार करें। वित्तीय संस्थाओं, कॉरपोरेट जगत और सिविल समाज को अपने कामकाज में ईमानदारी के उच्च मानदंड कायम रखने होंगे। न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए सकारात्मक परिवर्तन सरकार और उसकी जनता के बीच गंभीर सहभागिता से ही लाया जा सकता है। सूचना, समाचार और विभिन्न नजरियों को लोगों तक पहुंचाने में मीडिया की अहम भूमिका है। यह जागरूकता बढ़ाता है, विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श को बढ़ावा देता है और राय भी तैयार करता है। देश में बेहतरीन आचरण के ऐसे अनगिनत उदाहरण मिलेंगे जहां कुछ नेक व्यक्ति समाज की महती सेवा कर रहे हैं। कुछ सामाजिक संगठन इलाकों में निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं तथा इसी तरह का श्रेष्ठ कार्य परोपकारी लोग, वैज्ञानिक तथा शिक्षाविद भी कर रहे हैं। ऐसे कार्यों को प्रमुखता देकर मीडिया अच्छे उदाहरणों का अनुकरण करने के लिए दूसरों को प्रेरित कर सकता है। इसलिए मैं मीडिया से आग्रह करना चाहूंगी कि वह अपनी पहुंच और विषय वस्तु को बढ़ाने के साथ साथ सकारात्मक भावना के साथ काम करें। लोकतंत्र तथा इसकी संस्थाओं की मजबूती बनाए रखने में संवेदनशील तथा जिम्मेदार मीडिया बहुमूल्य है। प्यारे देशवासियों, यह प्रसन्नता की बात है कि हमारी अर्थव्यवस्था संतुलित गति से आगे बढ़ रही है और वैश्विक वित्तीय संकट के दौर में मुश्किल हालात के सामने भी इसका प्रदर्शन प्रशंसनीय था। हम अब संकट से पहले की विकास की गति की ओर वापस लौट रहे हैं तथा हमें विश्वास है कि अगले वर्ष हमारी विकास दर 9% से अधिक रहेगी।
हमारे विकास की इस रफ्तार में अर्थव्यवस्था के सभी सेक्टरों का योगदान रहेगा, परंतु बढ़ती महंगाई, विशेषकर खाद्य पदार्थों की कीमतें गंभीर चिंता का विषय है और इसने हमारा ध्यान उचित कार्रवाई करने और खाद्य सुरक्षा, कृषि उत्पादन और ग्रामीण विकास के लिए नवोन्मेषी तरीकों की खोज की जरूरत की ओर खींचा है। खाद्यान्न में राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने वाली हरित क्रांति का दौर पूरा हो चुका है। हमें दूसरी हरित क्रांति की जरूरत है, जिसमें अधिक से अधिक पैदावार ली जा सके और जिसमें साथ ही ग्रामीण आबादी के लिए आय और रोजगार के अवसर भी पैदा हो। पहली हरित क्रांति ज्यादातर सिंचित इलाकों तक सीमित थी और अब हमें वर्षा सिंचित इलाकों पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा, जो कि दूसरी हरित क्रांति का पालना बन सकता है। हमें ध्यान रखना होगा कि हमारी खेती टुकड़ों में और छोटी छोटी है तथा आगे चलकर इनका आकार और भी छोटा होने की संभावना है, जिससे खेती की आर्थिक व्यवहार्यता एक बड़ी समस्या बन सकती है। कहा जा रहा है कि छोटे किसान अब खेती छोड़ रहे हैं क्योंकि इसमें अब कम आय है और खेतीहर मजदूर भी नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आधुनिकीकरण तथा यांत्रिक खेती पर ध्यान देना फायदेमंद होगा तथा कृषि तथा ग्रामीण विकास में किसानों, निजी क्षेत्र तथा सरकार के बीच साझेदारी का मॉडल विकसित करने पर भी विचार करना चाहिए। हर व्यवस्था में यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसान खेती से जुड़े प्रत्येक कार्य में भागीदार होता है, चाहे वह जुताई संबंधी कार्यकलाप हो, भंडारण हो, प्रसंस्करण हो, विपणन हो या फिर अनुसंधान अथवा विकास हो। इसलिए किसानों को इन सभी गतिविधियों में ऐसी संवेदनशीलता के साथ शामिल किया जाना चाहिए जिससे उनके अधिकार जमीन और उसके उत्पादन पर सुरक्षित रह सके। कारपोरेट जगत को खासकर वर्षा सिंचित क्षेत्र में कृषि उपज को लाभकारी बनाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि खाद्य सुरक्षा देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर साल देश के किसी न किसी हिस्से में सूखा पड़ता रहता है। प्रत्येक राज्य और विकास खंड में खाद्य सुरक्षा के लिए सतत खाद्य उत्पाद जागरूकता संबंधी राष्ट्रीय आंदोलन चलाया जाना चाहिए। इसी तरह से इस बात के मद्देनजर कि अगले 20 वर्षों में हमारी आबादी 148 करोड़ तक पहुंच जाएगी, खासकर अनाज, तिलहन और दलहन जैसे खाद्यान्नों के समेकित उत्पादन के लिए राष्ट्रीय योजना बनाए जाने की जरूरत है और इसे कार्यान्वित किया जाना चाहिए। जहां तक संभव हो, प्रत्येक राज्य को अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अपनी जरूरत का खाद्यान्न उगाने का प्रयास करना चाहिए। इससे ढुलाई तथा भंडारण खर्च में कमी आएगी और खाद्यान्न की ढुलाई करने और संभालने में होने वाले नुकसान से भी बचा जा सकेगा तथा इससे खाद्यान्न के तेजी से वितरण में सहायता भी मिलेगी। अन्य सभी क्षेत्रों की तरह कृषि में भी हमें पहले से कहीं ज्यादा नव अन्वेषणों की जरूरत है। इस दशक को भारत में नव अन्वेषण दशक का नाम दिया गया है। हमारे वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं के पास उन्नत तकनीकी तथा देश में बड़े पैमाने पर प्रयोग के लिए किफायती स्थान, विशिष्ट के लिए उपयोगी और वहनीय दोनों ही तरह के नव अन्वेषणों पर कार्य करने का कौशल और क्षमता मौजूद है। नव अन्वेषण सुलभता से प्राप्त हो, यह उनके व्यावहारिक इस्तेमाल का अभिन्न भाग है। तेज गति से बढ़ती हुई विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था की स्थिति में अनुसंधान की हमारी गति में तेजी लानी होगी। विज्ञान और तकनीकी के लिए ज्यादा धनराशि आवंटित की जानी चाहिए ताकि ऐसे वैज्ञानिक विभिन्न विषयों में गहन अनुसंधान कर सके। विकास और प्रगति के लिए स्थिरता और सुरक्षा का माहौल जरूरी है। इस क्षेत्र में हमारी पुलिस और अंतरिक्ष सुरक्षा एजेंसियों का कार्य अति महत्वपूर्ण है। साथ ही अपने क्षेत्र में स्थिरता के लिए अपने पड़ोसियों के साथ तथा शांतिपूर्ण विश्व के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ हमारा सहयोग तथा बातचीत भी अति महत्वपूर्ण है। आतंकवाद
मानव जाति की विकास यात्रा में सबसे बड़ा खतरा है। आतंकवाद के खतरे को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ सभी सदस्यों के समन्वित प्रयासों की अत्यधिक जरूरत है। आज विश्व कार्यकलापों में भारत की छवि पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर है। अब जबकि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अपना पद संभाल रहा है, वह आतंकवाद के खिलाफ समन्वित और सामूहिक वैश्विक कार्रवाई करने के लिए अपने प्रयासों को तेज करेगा तथा सभी वैश्विक मुद्दों पर गहन जिम्मेदारी के साथ कार्य करेगा। प्यारे देशवासियों, पिछले कुछ वर्षों के दौरान बहुत सी घटनाओं ने हमें यह सिखाया है कि हमें अपने देश के बुनियादी मूल्यों का पालन करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर प्रयास करने की जरूरत है। इस अवसर पर मुझे एक सुप्रसिद्ध कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही है। दया अहिंसा प्रेम भाव की सदा त्रिवेणी बहे। इसी कामना के साथ मैं एक बार फिर सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देती हूं। जय हिंद। My fellow citizens, on the eve of our 62nd Republic Day, I extend my warmest greetings to all of you across the country and also to those living abroad. I convey my special greetings to the members of our armed forces and paramilitary forces who guard our frontiers and to our internal security forces. I also compliment every citizen from every walk of life for contributing to the process of nation building. 26th January is a very significant date in our nation's calendar, when we celebrate the establishment of free India as a republic based on the ideology of justice and equality. It is a day when we recall with gratitude the sacrifices of our freedom fighters and the work of our founding fathers for giving us a country where our dignity and individual freedoms are guaranteed by an enlightened constitution. It must also be an occasion when we rededicate ourselves to maintaining harmony, peace and brotherhood. Most of all, it is a time to introspect about how we have fared so far and in which direction are we moving. For our achievements, the foremost credit goes to the drive and the dedicated hard work of millions of men and women of our country. We are witness to the increasing influence of India and its steady economic growth that has brought prosperity to an increasing number of people. We can be proud of our successes, but there are many significant tasks that are yet to be accomplished, in particular the pledge to empower the poor and the marginalized sections of our population so that they too can become a part of the growth story of our nation. Dear citizens, we are fortunate that we are the inheritors of the ideals and values of one of the world's oldest civilizations, which has bequeathed to us a rich treasure of human experiences and thought. The concept of the human race being one, the importance of living in harmony with each other and with the nature, the quest for knowledge and truth find prominence in our age-old culture. These ideas provided inspiration for our freedom movement and after our independence found a ready resonance in our constitution. As citizens of this country, each one of us therefore has a duty and a responsibility to demonstrate that these principles have given to us the motivation and the strength to build our great nation. It is, however, a fact that there can be no society which does not need to evolve to cope with the changing demands of time, and there can be no nation which does not face challenges. India too has its share of problems and obstacles, constraints and difficulties. We cannot evade these or wish them away, but working in different fields
we must together find solutions. The strength of a nation is not determined by the challenges it faces, but by responses to these challenges, especially so when it stands at a critical juncture and at a decisive point. What we do in this coming decade in terms of leveraging our advantages and addressing our shortcomings will shape the destiny of the nation. Wherever course correction is required, it must be undertaken unhesitatingly and with urgency. There should be national consensus on critical national goals. Among such goals, eradication of poverty, empowerment of women, access to quality education and affordable health facilities are essential for building human resources. Apart from this, civic discipline, the readiness of people to work with dedication and integrity can make an enormously positive impact. Dear citizens, among our remarkable accomplishments has been an unwavering adherence to democracy. The people of India have expressed their confidence by participating time and again in the electoral processes. For us, democracy is an article of faith, important both as a basic pillar of our republic and as a guarantor of our freedoms. Its sustenance is essential for the identity of India, held as the largest democracy in the world and one that functions well even in situations of multiple complexities. We must not only reinforce democratic institutions and processes, but also refrain from any action taken wittingly or unwittingly that dilutes or is detrimental to democracy. The Parliament of the country is the repository of the sovereign will of the people, and its successful functioning is a joint responsibility of both the government and the opposition. It is important that the decorum and dignity of the House is upheld at all times. The image of Parliament in the public mind should be one where proceedings, debates and discussions take place with a view to resolve issues through a constructive and cooperative approach. If this does not happen, people's faith in democratic institutions can be affected, resulting in a feeling of despondency which is unacceptable in a healthy democracy, as it may derail democratic institutions. Hence, dialogue among stakeholders in democratic institutions is an integral part of democratic working. The time has come for us to take a closer look at our social milieu. Is there growing criminalization of our society? Is there increasing apathy towards each other? Are we becoming too materialistic, short-sighted, and unconcerned about the impact of our actions on our brethren, society, or the environment? It is a matter of anguish and great concern when a person is killed for a petty sum of money, or when a woman is raped because she protests against being teased, or even when small incidents due to lack of patience there is a quick flaring of tempers. Cases of ragging in educational institutions are also disturbing. Ragging is violence. It is heinous and should not be tolerated, for it can cause irreparable loss to the parents and to the country. Our social fabric is deeply damaged by such incidents, and it is essential that these tendencies are curbed in the interest of social harmony and cohesion. I appeal to my fellow citizens to never resort to violence. Our nation won its freedom by traveling on the high path of non-violence and truth. In our journey as an independent nation too, we must adhere to it and demonstrate moral courage. Societies evolve in a positive direction when people work to bring about constructive changes and to eliminate social evils. In my first address to the nation on the eve of Republic Day in 2008, I had spoken on the need for social, economic, administrative and political activities to be carried out on the basis of moral values and social justice. I reiterate
the great importance of integrity, honesty, good conduct, and high values, which our culture teaches us. The youth of our country must carry forward this legacy. As the architects of the future of the country, their upbringing with a value-based education is paramount in the development of their character. It is said that the first teacher of the child is the mother when the child is of tender age, and the next is the primary school teacher. Both make lasting impressions on children in their formative years. In primary schools, teachers are doing good work. We should regularly assess issues relating to training of teachers and quality of education, including checking instances of absenteeism of teachers. In addition, our special efforts to reach out to students from tribal and remote areas, scheduled caste, scheduled tribes, and other backward communities must be augmented. Our endeavor should be to create a level playing field in educational competitiveness so that students from all sections of society can enter premier institutions like the Indian Institutes of Technology and the Indian Institutes of Management. Dear citizens, as a nation, our aim is to grow and to create a just society. Our goal of poverty eradication and of inclusive growth that embraces the disadvantaged and marginalized sections of society can be achieved when our actions are guided by a social conscience and are not devoid of sensitivity. We are seeking good governance and a people-centric administration. In this, callous and casual attitude in the sphere of public service are unacceptable. Delivery systems for the schemes and programs that promote the welfare of the people and spur economic growth should have inbuilt mechanisms for greater transparency and accountability. Education, health, and skill building efforts will create productive human resource for the future. Urban and rural development schemes will make our cities and villages sustainable habitats. Programs for women, the youth, the girl child, the differently abled and marginalized sections of society will equip them to avail of opportunities and face the future with confidence. We need to address the problems of orphans and street children as well as of old and destitute. For the success of welfare schemes, the total sum of developmental funds must reach the intended beneficiaries. Corruption is the enemy of development and of good governance. Instead of getting lost in this mire, it is necessary to rise above it and seriously look at bringing systemic changes to deal more effectively with corruption. Financial institutions, the corporate world, and the civil society all must afford high standards of probity in their working. Only a genuine partnership between the government and its people can bring about positive change to create a just society. The media plays an important role in bringing information, news, and views to the public. This generates awareness, promotes discussion on the issues, and creates perceptions. There are numerous examples of outstanding conduct in the country where good Samaritans are rendering yeoman service to society. Some civil society organizations are putting in selfless work in the field, as are some philanthropists, scientists, and educationists are doing pioneering work. By highlighting such actions, the media can inspire others to follow good examples, and I would urge the media to work in a positive spirit as it expands its reach and coverage. A responsive and responsible media is an asset in maintaining the vitality of democracy and its institutions. Fellow citizens, it is heartening that our economy is progressing at a stable pace and that even in the face of difficult circumstances during the global financial downturn, its performance was appreciable. We are now returning to the pre-crisis growth pattern and are confident of growing at over 9% next year. All sectors of the economy will be contributors to our growth trajectory.
However, rising inflation, particularly food prices, are a cause of serious concern and draw attention to the urgent need to take suitable action and also look at more innovative approaches towards food security, agricultural production, and rural development. The Green Revolution, which made our nation self-sufficient in food grains, has run its course. We need a second Green Revolution that maximizes productivity and yet generates income and employment opportunities for the rural population. The first Green Revolution was almost confined to irrigated areas, and now we should also focus on rain-fed areas, which could become the cradle for the second Green Revolution. We should bear in mind that our agricultural holdings are fragmented, small, and are likely to further decrease in size, making economic viability of farming a big issue. It is said that small farmers are leaving farming because of poor returns and scarcity of agricultural labor. In such a situation, it would be advantageous to think of modernization and mechanized farming, and there should be deliberations on evolving suitable models for partnerships between farmers, private sectors, and the government in agriculture and rural development. In any arrangement, it should be kept in mind that farmers are stakeholders in every aspect related to agriculture, whether it is cultivation-related activities, warehousing, processing, marketing, research, or development. Farmers, therefore, must be involved in all these various activities with a sensitivity that safeguards their rights on their land and its produce. The corporate sector should take up responsibility to make agriculture productivity remunerative, particularly in rain-fed farming areas, as food security is of prime importance for our country. Every year there is drought in some or the other part of the country. A national campaign for food grain productivity should be undertaken to create awareness about sustainable food production for food security in every state and in every block. Similarly, national planning for integrated production, particularly of food grains like cereals, oilseeds, and pulses, is needed and should be implemented, given that our population in the next 20 years is likely to become 148 crores. Each state should, as far as possible and as per local conditions, try to produce food grains required by it. This will result in saving transport and storage cost, as also prevent wastage during transport and handling, besides helping in quicker distribution of food grains. In agriculture, as in all other fields, we need innovations more than ever before. This decade has been designated as the decade of innovation in India. Our scientists and researchers have the talent and the capacity to look at high-end technology as also at cost-effective, location-specific and affordable innovations for wider use in the country. Access to innovations is an integral part of their practical use. In a situation of rapidly moving global knowledge economy, our pace of research must accelerate. Larger funds should be allocated for science and technology so that such scientists can undertake in-depth research in a wide range of subjects. Development and progress require an environment of stability and security. The work of our police and internal security agencies is critical in this field, as also is our cooperation and dialogue with our neighbors for stability in our region, and with the international community to create a peaceful world. Terrorism poses the single most detrimental threat to the progress of humankind. There is a crucial need for concerted action by all members of the international community to eradicate the threat of terrorism. India's profile in global affairs is the focus of international attention today. As India assumes its seat
as a non-permanent member of the UN Security Council, it will intensify efforts to effect concerted and collective global action against terrorism, and will also work with a deep sense of responsibility on all global issues. Fellow citizens, many developments in the last few years have brought to our attention the importance of united action to achieve our goals, besides emphasizing the need to continue to adhere to the basic values of our country. Here I am reminded of some lines of a well-known poem, Daya Ahimsa Prema Bhava ki Sada Triveni Bahe, which means compassion, non-violence, goodwill may always flow in unison. With these words, I once again greet all fellow citizens on the occasion of Republic Day. Jai Hind!